ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पापा, बात ऐसी है कि मैंने मयूर को समझा दिया है कि उस पुराने आकाश के साथ क्या कुछ करना है। अब इतनी बात सुनने के बाद करण कुछ नहीं कहते, बस चुप हो जाते हैं। अब अनिका कहती है कि बस जल्दी से जल्दी आकाश रिकवर कर पाए और पहले की तरह ही अपना बिजनेस संभाल पाए और अपने बच्चों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। यह सब बातें कर लेने के बाद अब अनिका करण से फिर से पूछती है, पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अनिका की बात सुनकर करण भी कहता है, हाँ बेटा, पूछो, इसमें संदेह वाली कौन सी बात है? अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अब अनिका कहती है, ठीक है पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजीव अंकल की कोई संतान थी या राजीव अंकल की भी कोई शादी हुई थी? क्योंकि जब मैंने अपना और आपका डीएनए टेस्ट किया तो हम दोनों का मैच नहीं हुआ था, तो मैंने राजीव अंकल का भी अपने साथ मैच किया था, क्योंकि इससे पता चल सके कि आप मेरे बायोलॉजिकल डैड हो या फिर राजीव अंकल। लेकिन राजीव से भी मेरे कुछ जीन्स मैच हुए थे, लेकिन यह प्रॉपर प्रूफ नहीं हो पाया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसके बाद वह सब प्रोसेस हो गई थी, उसका तो आपको पता ही है। अब अनिका 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुन लेने के बाद करण समझ जाते हैं कि अनिका घुमा फिरा कर वही बातें करने लग जाती है जो उसने एक दिन पहले की थी। अनिका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं थे, लेकिन अनिका यह बात नहीं समझ पाती, क्योंकि वो उसे पता था कि जिस टाइम पर करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा यानी कि उसकी माँ कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, तो कहीं न कहीं राजीव भी स्वाति को पसंद करते थे। अब करण कहते हैं, हाँ बेटा, कॉलेज के दिनों में जब तुम्हारी माँ दोनों ही आपस में मिलते थे, तब कहीं न कहीं तुम्हारे अंकल राजू स्वाति को पसंद करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं और स्वाति आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और स्वाति मुझे शादी करना चाहती है और मैं स्वाति से तब से दूर हो गए। लेकिन उसी बीच उसके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारे रिलेशन में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि राजीव एक पार्टी में अटेंड करने गए थे। उसने वहां पर काफी ड्रिंक्स कर ली थी। उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ खुद उसे भी नहीं पता, लेकिन उसका मानना था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कोई कौन थी वो लड़की जो उसके साथ उस रात संबंध में बनी थी। अनिका को कुछ संदेह होता है और यह काम सिर्फ किसी न किसी और का नहीं बल्कि दमयंती का भी होगा, क्योंकि जब अनिका सौम्या के सारे राज उगलवा रही थी तब सौम्या ने साफ साफ बताया था कि दमयंती, सौम्या और अनिका की माँ तीनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ पर राजीव और करण गुलेरिया भी पढ़ाई करते थे। अब ऐसे चलते कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक पहुँच सकता है और कुछ भी कर सकता है। यह तो खास दमयंती ही थी। अनिका को अधिकतर अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। कहीं न कहीं उन्हें उसे अपने छोटे छोटे पार्ट यानी कि छोटी छोटी बातों से ही अपने सवाल के आंसर ढूंढ लिए थे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि अनिका एक अच्छे आंसर पर पहुंची थी। अनिका का दिमाग रह रह कर भी अब भी दमयंती की बातों पर ही जा रहा था, क्योंकि बात अब खून के रिश्ते की थी, यानी कि अनिका की बहन की दावा दमयंती द्वारा किया गया था। अनिका सोच रही थी कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है, फिर अपने आप में सोचने लग जाती है। ऐसे अनिका आराम से बैठ जाती है। ऐसे 2 से 3 मिनट का टाइम निकल जाता है। अब रोहित, जो अनिका को काफी देर से देख रहा था,
अनिका की तरफ हाँ की तरफ इशारा करता है। अनिका की नजरें रोहित की तरफ मिलती है। अनिका हामी भर देती है। अब अनिका करण से कहती है, ठीक है पापा, अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं चलती हूँ। अनिका को यह हक कर लेता है और आशीर्वाद देता है, बेटा सदा सुखी रहो और सदा सभी की तकलीफों को दूर करो। वह आज पहली बार था जब करण गुलेरिया ने अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद दिया था। अनिका रोहित जैसे ही आगे की तरफ उठकर चलने की कोशिश करते हैं, तभी नन्ही सी पिंकी आकर अनिका के पास आ जाती है और फिर अनिका से कहती है, बुआ बिना मिले ही मुझसे आप जा रही हो क्या? अनिका अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और पिंकी को एक जोर से हग कर लेती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने बच्चों की याद आने लग जाती है, क्योंकि जैसे पिंकी ने हग किया था बिल्कुल ऐसे ही रिया अपनी मम्मा को हग करती थी। माँ तो माँ होती है, भले ही वह कितनी पावरफुल क्यों न हो या फिर कितनी ही शक्तियाँ उसके अंदर क्यों न हो, लेकिन माँ का दिल एक सॉफ्ट कॉर्नर से अलग ही दिल धड़कता है, जो अपने बच्चों को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर अनिका के सामने यह सब परेशानी नहीं आती, तो शायद अनिका अपने बच्चों को अपने से दूर कभी नहीं करती। लेकिन उसके बाद अनिका पिंकी को हग करने के बाद उसे एक अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर देती है। उसके बाद पिंकी चॉकलेट लेकर वहां से चली जाती है। अनिका रोहित अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी गाड़ी मारवा हाउस की तरफ चल पड़ती है। अनिका रोहित की तरफ देखती है और फिर रोहित अनिका के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और फिर पूछता है, अनिका तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब विधि का विधान है। हम सब कुछ नहीं करते, जो होता है अपने आप ही होता है। अनिका हामी में अपना सर हिला देती है। अनिका कहती है, हाँ रोहित मैं मानती हूँ, मुझे आज जो तकलीफ हो रही है मेरी माँ इतना ही कहती थी। अनिका अब चुप हो जाती है। अनिका के मन में जो सवाल था वो रोहित समझ पाता है। उससे पहले ही अनिका बात को बदल देती है और फिर कहती है, मिस्टर मारवा देखो, हमारा मारवा हाउस आ गया है और हमें बातों ही बातों में पता भी नहीं चलता। अनिका जल्दी से गाड़ी से निकलती है और अपने कदम घर की तरफ उठा देती है। रोहित अपनी गाड़ी को पार्क लॉट में करता है और उसके बाद रोहित कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है, अनिका मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या कहना चाहती हो, बस इतना ही कहता है। उसके बाद अपने कदम रोहित भी अनिका के पीछे पीछे अपने रूम की तरफ बढ़ा लेता है। अनिका काफी थक चुकी थी, इसलिए अनिका अपने दरवाजा जैसे ही खोलती है, तभी उसके दिमाग में एक बात झट से आती है, क्योंकि भूमिका और कौटिल्य दोनों ही कल रात से ही सौम्या के पास थे और उससे बातचीत करने के लिए उसे बोला गया था। अब अनिका अपने कदम अंडरग्राउंड लैब की तरफ बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोहित भी अपनी गाड़ी को पार्क करके अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। तभी वह देखता है कि अनिका वहाँ नहीं थी, लेकिन रोहित को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि अनिका कहाँ गई होगी। इसलिए रोहित वहाँ न जाकर बल्कि अपने रूम में ही उसका वेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ अनिका भूमिका और कौटिल्य के पास उनके केबिन में जा चुकी थी, क्योंकि दोनों एक ही केबिन में थे। इसलिए अनिका ने दरवाजे को लॉक किया। तभी भूमिका कहती है, हाँ भाभी आ जाओ, मुझे पता है आप ही होंगे। अब भूमिका कहती है, हाँ मुझे भी पता है। इतनी बात सुनकर अनिका कहती है, मुझे अंदर आने का कोई शौक नहीं है, तुम दोनों बाहर आ जाओ और जल्दी से मुझे तुमसे कोई बात कहनी है। वहाँ पर जो हॉल था वहाँ पर आराम से, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे ऑन थे, आराम से उस रूम की तरफ अनिका अपना कदम बढ़ा देती है और उसके पीछे पीछे कौटिल्य जो अभी भी सोया हुआ था। भूमिका उसे हाथ हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कौटिल्य नींद में कहता है, मुझे अभी थोड़ा और सोने दो। अब भूमिका जोर से चिल्लाकर कहती है, अनिका आई है। तभी वह कहता है, क्या अनिका मैम आ गई? इतना कहकर हड़बड़ी में कौटिल्य जल्दी से उठ जाता है
और अपनी चप्पल को भी उल्टा सुल्टा पहनने लग जाता है। अब भूमिका कहती है, आराम से, कोई जंग में नहीं जाना, फिलहाल हमें कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम आराम से करो। तभी अच्छे से अपनी फिलिप्स पहनने के बाद कौटिल और भूमिका दोनों ही अनिका के पास चले जाते हैं। अब तीनों आराम से बैठ चुके थे। अनिका अपनी चेयर कौटिल और भूमिका की तरफ घुमा लेती है, उन दोनों का बैठने का इशारा करती है। दोनों ही पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। अब भूमिका अनिका से पूछती है, क्या हुआ, वहाँ पर सब ठीक तो है? अनिका कहती है, वहाँ चिंता मत करो, सभी अब फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, उसे ऐसा ही चलने दो। अब भूमिका कहती है, तो फिर अनिका, तुम क्या कहना चाहती हो? अनिका कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काम के लिए भेजा था, क्या वह काम हो गया है? अब भूमिका जवाब देती है, दरअसल अनिका, बात ऐसी है कि हमने उसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अब अनिका कहती है, क्या अब भी वो बेहोश है या फिर उसके साथ कोई तुमने मारपीट तो नहीं की? अब भूमिका कहती है, तुम्हें पुलिस वालों के हाथों को जानती हो। काफी देर तक पूछने के बाद अगर मुझे आंसर नहीं मिला तो मैंने अपने थोड़े से हाथों की सफाई कर दी। अब अनिका समझ चुकी थी कि वह ढीठ हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं उगलने वाली, मुझे भी एक बार फिर उसके पास जाना होगा। अब अनिका भूमिका से कहती है, जब उसे होश आ जाए उसे बता देना, कल अनिका उससे मिलने के लिए आ रही है, प्लीज वह तैयार रहे। अब अनिका वहाँ से उठती है और अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोहित, जो कि अनिका का वेट कर रहा था, अभी तक अनिका नहीं आई थी। उसे गए हुए पूरे 20 से 25 मिनट हो चुके थे। तभी रोहित के फोन पर एक मैसेज आता है। रोहित जल्दी से देखता है, वह इंपीरियल ग्रुप का किंग था, तो इसलिए उसने देखा था कि आज शेयर मार्केट के दाम काफी उछल गए थे। यह खुद आज इतने दिनों के बाद यह सब हुआ था। यह थोड़ा अजीब रोहित मारवा को भी लग रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट काफी टाइम से स्लो चल रही थी। आज अचानक से यह गिरावट और यह इतना बढ़ाव कैसे हो गया है, क्योंकि अभी तक रोहित को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी। तभी दरवाजा पे खटखट की आवाज होती है और अनिका दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आ जाती है। रोहित आराम से बेड पर ही लेटा हुआ था। अनिका भी बेड पर आराम से आकर लेट जाती है। रोहित को थोड़ा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करती है। आराम से बैठते हुए जब तक अनिका उसके तरफ आती है, तब तक रोहित ने अपना फोन बंद करके साइड के टेबल पर रख दिया था। अब अनिका से कहता है, अब हमें सोना चाहिए। अनिका, क्योंकि तुम भी काफी थक चुकी हो और मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना होगा। अनिका अब रोहित की तरफ देखती है, फिर उसके पास आ जाती है और उसके पास आते हुए फिर रोहित कहता है, क्या तुम्हारा कोई गलत इरादा है क्या? अनिका कहती है, रोहित तुम्हें हर टाइम ऐसे मजाक क्यों करते रहते हो? मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए बोला है। अब रोहित कहता है, हाँ हुकुम रानी साहिबा, जो तुम्हारा हुक्म हो। अब आप फरमाइए अनिका जी। अनिका के लिए यह सब वर्ल्ड काफी अकवर्ड फील करा रहे थे। अब रोहित अपनी बात को संभालते हुए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि अनिका को काम के मामले में मजाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए रोहित अपनी बात को संभालते हुए कहता है, हाँ अनिका बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? अनिका कहती है, रोहित क्या तुम्हारे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? क्या तुम अब अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हो? रोहित हामी भर देता है और कहने लग जाता है, अनिका क्या तुम बच्चों की तरह उठपटांग बातें कर रही हो? अगर मैं ठीक नहीं होता तो तुम्हारे साथ इतना वर्कआउट कैसे कर पाता? अब अनिका कहती है, ठीक है। अब अनिका आराम से अपनी आंखें बंद करके आराम से लौट जाती है और आंखें बंद करके अपने हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रख लेती है और फिर खुद सोचने लग जाती है। रोहित कब से जो कि अनिका की तरफ ही देख रहा था। अनिका रोहित की तरफ नहीं देख रही थी,
लेकिन रोहित अनिका को देखे जा रहा था। वह समझ पा रहा था कि अनिका के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझे वो पूछने की कोशिश कर रही है। शायद मैं उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता। अनिका, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब रोहित आराम से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। खुद उसे भी नहीं पता था कि उसकी आंखें कब लग गई। अब अनिका रोहित को चेक करती है कि रोहित अभी तक सो चुका है या फिर जाग रहा है। जब अनिका अच्छे से चेक कर लेती है रोहित अभी पूरी तरह से सो चुका है, तो आराम से उसकी गर्दन को हिलाती है और जो वहाँ पर जख्म थे उनको देखने लग जाती है। अनिका देख पा रही थी कि पूरे के पूरे जख्म पूरी तरह से भर चुके थे। अब अनिका को काफी शौक भी लगता है, क्योंकि जिन जख्मों को भरने में लोगों को कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन रोहित के जख्म तो सिर्फ 1 वीक में ही पूरे के पूरे भर चुके थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अब अनिका आराम से उसके गर्दन को आराम से तकिए पर रख लेती है और आराम से आंखें बंद करके लौट जाती है। रोहित, जो कि अभी तक सोया ही नहीं था, वह अनिका के नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल रेडी था। अब रोहित समझ चुका था कि अनिका को उस पर शक होने लगा है, जो शक रोहित को आज तक सता रहा था। अब अनिका को भी वो हो चुका है, क्योंकि इसका आंसर भी रोहित के पास नहीं था। जैसे ही बच्चे के पैदा होने की मिस्ट्री थी, रोहित के लिए भी एक बहुत बड़ा ही मिस्ट्री था, जिसे खुद रोहित भी नहीं समझ पा रहा था। मारवा हाउस, रोहित का बेडरूम। रोहित आज काफी दिनों के बाद वर्कआउट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि जब से रोहित की वह इंजरी हुई थी तब से रोहित ने वर्कआउट करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब रोहित को लग रहा था कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मेरे सारे जख्म भर चुके हैं। तो इसलिए रोहित वर्कआउट करने के लिए जल्द ही चला जाता है। अनिका सोकर उठ चुकी थी, लेकिन साइड में उसे रोहित नहीं मिलता, तो अनिका समझ जाती है कि रोहित अपने डेली रूटीन के काम के लिए ही अपने जिम में गया होगा। इसलिए अनिका जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ही अनिका जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी सुबह जल्द ही आ चुकी थी मयूर के साथ, तो मयूर उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन प्रीति अपने रूम में न जाकर सीधा भूमिका और कौटिल्य की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इधर अनिका भी अंडरग्राउंड लैब की तरफ चली जाती है। भूमिका और कौटिल्य प्रीति के साथ गुलेरिया हाउस के बारे में सब बातों के साथ वह डिस्कशन कर रहे थे और उसे वहाँ का जो हुआ उसके बारे में पूछ रहे थे। प्रीति उन्हें जवाब दे रही थी। अनिका आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती वहाँ पर सभी काम संभालने के लिए अंधेरे कमरे से बाहर आ जाती है और सभी को अपने अपने काम को सौंपकर उसके बाद वह तुरंत आराम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि कई दिनों तक दमयंती देवी का जो किला था वह काफी सुनसान हो चुका था पहले के मुकाबले, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने अपना काम कर चुके थे जो उन्हें लच्छो और दमयंती द्वारा दिया गया था। दमयंती के अपने बिस्तर पर लेटने के बाद ही तुरंत कुछ ही मिनट के बाद उनकी आंख भी लग जाती है। दमयंती देवी नींद में कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके बड़बड़ाहट इतनी जोर से थी कि आसपास जितनी भी औरतें उनके रूम के पास काम कर रही थी, सभी का ध्यान दमयंती देवी की आवाज पर था। दमयंती कह रही थी, लच्छो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी नहीं, मेरी दुनिया हो। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उठना ही होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैंने यह सब सत्ता स्थापित की है। तुम्हारे बिना मैं इस सारे साम्राज्य का क्या करूंगी? तुम ऐसे मुझे बीच मंजिल के रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन अधूरा है। तुम ही हो जिसने मुझे निडर बनाया और ईंट का जवाब पत्थर से देना सिखाया। तुम्हें तो लौटना ही होगा, वो भी मेरे लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तुम्हें आना ही होगा।
तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। यह काफी बातें दमयंती देवी अपने नींद में ही बड़बड़ा रही थी। काफी देर से इतनी बड़बड़ाहट ज्यादा हो जाती है। आसपास की औरतें दमयंती देवी को देखने के लिए उनके रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। काफी औरतों का हिम्मत नहीं था, फिर भी उन्होंने एक औरत ने हिम्मत करके दमयंती देवी के दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। वह वहां से आराम से माँ साहब, बड़ी माँ साहब हिम्मत करके बोलना स्टार्ट करती है। लेकिन उसने अपने उस आंगन में 2 ही कदम रखे थे, तभी एक जोरदार रूपदार आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। तभी वह औरत पीछे की तरफ मुड़ती है और वह देख पा रही थी कि सामने वह आवाज किसकी है। उसको देखकर एक बार तो उस औरत के दिल और दिमाग दोनों ही सुन पड़ गए थे। तभी वो औरत कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम बिना घूंघट के और बिना परमिशन के माँ साहब के नजदीक जाने की कोशिश करती हो। तभी वह औरत अपना सिर झुका लेती है और वह अपने सिर को जमीन की तरफ रखकर अपनी नाक जमीन पर रगड़ने लग जाती है। तभी वह औरत जो अभी आई थी उसने उसको इस हाथ से इशारे से उन सभी को इशारा करती है और सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। जो कि जिसने अभी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे उसने भी उल्टे पैर करके अपने पीछे की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट करती है, क्योंकि अभी तक वह औरत वहां पर जो रूपदार आवाज थी वह अनोखी की थी, जो कि लंबे अरसे के बाद उसे वहां उस किले में दिखाई पड़ती है। उसका हुलिया वहां सबसे अलग था। वह पुरुषों के समान उसने वस्त्र धारण किए थे। अगर जो उसको एक बार फर्स्ट टाइम देख ले तो वह पहचान करना मुश्किल होगा उसके लिए कि वह पुरुष है या स्त्री, क्योंकि उसका हुलिये के साथ साथ उसके बोलने का लहजा, उसके चलने का हर सब चीज लड़कों के समान ही थी। वह औरत कुछ कदम पीछे की तरफ उल्टे पैर करके चलती है, उसके बाद जल्दी से मुड़ जाती है और जल्दी से वहां से 9 2 11 हो जाती है और जाकर अपने काम में लग जाती है। जब अनोखी दमयंती की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, वह देख पा रही थी कि जिसे कोई तत्काल नहीं हरा सकती थी, नहीं तोड़ सकती थी, उसे उस घटना ने कितना तोड़कर रख दिया था। अब वह उसे कैसे संभाल पाएगी, यह सोच सोच कर ही उसका दिल ठहर जाता है। जब अनोखी दमयंती को उठाने के लिए अपने हाथ को दमयंती के कंधे से हिलाती है और फिर कहती है, माँ साहब उठो उठो, देखो कौन आया है। एक आध बार कंधे को हिलाने के बाद दमयंती देवी झट से अपनी नींद से उठ जाती है और हड़बड़ाते करने लग जाती है। वह कैसे, तब और वह यह कैसे हो गया, यह कैसे है, यह काफी क्वेश्चन उसके मन में थे और सभी के सभी एक साथ बाहर निकल आते हैं, जिनका न कोई लाइन थी न कोई क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, लेकिन वो सब हड़बड़ी में बोले ही गए हुआ के थे। ये दमयंती जिसने अभी दमयंती को उठाया था उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखती है। वह उसकी तरफ देखती रह जाती है, मानो उसकी आंखों की पुतलियां सर रह गई थी, आंखें बिल्कुल फटने को हो गई थी। उस दमयंती देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वह सामने उस औरत को देखती है। अब दमयंती उसको देखकर रोना स्टार्ट कर देती है। यह बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ था जब दमयंती की आंखों में किसी ने आंसू देखे थे। अब दमयंती अनोखी के गले, जो कि अभी तक बिल्कुल शांत थी, अभी तक उसकी आंखों से आंसू तो निकले थे, लेकिन उसने अभी तक अपना दिल हल्का नहीं किया था, जो कि अब अनोखी के आने के बाद उसे गले लगाकर दमयंती का कलीजा मुंह को फट जाता है और वह रोना स्टार्ट कर देती है। अनोखी उसे चुप कराती है, लेकिन दमयंती कहती है, इतनी देर के बाद तुम क्यों आई हो? तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी मासा अकेली रह गई है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उसे पता है ना तुमने क्या किया है? मेरे दिल के करीब सबसे भारी चोट मुझे पहुंचाई है, मुझे धोखा दिया है। उसने जो सौदा किया था वह उस सौदे पर खरा नहीं उतरी, लेकिन क्योंकि दगा मैं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके किसी तरह से कोई धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैं लक्ष्मी के मामले में किसी तरह का छल नहीं करना चाहती।
अगर मैं चाहती तो अंधाधुंध वहां पर बारूद गिराकर सभी को तबाह कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। लेकिन वह अपनी माँ की तरह गद्दार निकले, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यह सारी बात दमयंती अनोखी को बता रही थी। जब अनोखी दमयंती को शांत कराती है और उसकी आंखों में आंसू पूछती है, दमयंती शांत हो जाती है। अब जब पूरी तरह से दमयंती ने अपने आप पर कंट्रोल पार कर लिया था, उसने अपनी आंखें पोंछ ली थी और उसके बाद अपना मन हल्का हो चुका था, इसलिए वह अब शांत हो चुकी थी। कब से वह एक कंधे की तलाश में थी, जिसे कि वह अपना दुखड़ा रो सके। वह कंधा उसे मिल चुका था, उस दमयंती जो अंदर से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। दूसरी तरफ मारवा हाउस अंडरग्राउंड लैब। तभी अनिका को देखकर तीनों उसके पास आ जाती हैं। वो भी कहती है, मैंने उसको बता दिया है आप उसे मिलने के लिए आ रही हो, लेकिन अचंभे की बात यह है कि उसने मुझसे कहा कि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। यह सुनकर अनिका भी काफी सोच में पड़ गई थी। जैसे कि उस टाइम पे सौम्या ने जब यह बात भूमिका को कही थी, भूमिका भी काफी क्वेश्चन भरे सवाल से उसके तरफ देखने लग जाती है, लेकिन सौम्या थी कि उसे आंसर देने के लिए साफ साफ हाथ के इशारे से मना कर देती है। भूमिका उसके केबिन से बाहर आ जाती है। यह सारी बातें भूमिका ने अनिका को बता चुकी थी। अब अनिका हाथ के इशारे से भूमिका को वहीं रहने का इशारा करती है और खुद उस केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है जिसमें सौम्या थी। सौम्या अपने केबिन में पहले की तरह ही इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी हुई थी। वह चाहकर भी अपने आप को नहीं छुड़ा सकती थी जब तक अनिका उसे छोड़ने की परमिशन नहीं दे सकती थी। जैसे ही केबिन के अंदर उसने अपने कदम रखे, वैसे ही उसकी आहट पाकर सौम्या का उसे पहचान कर बिना देखे ही कहती है, मुझे पता है कि मुझसे मिलने के लिए तुम जरूर आओगी। अनिका हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम्हें फिर तो यह भी पता होगा कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। अब सौम्या कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। अनिका कहती है, जब तुम्हें इतना पता है कि मैं तुमसे क्या जानने के लिए आई हूँ, तो तुम मुझे सीधा सीधा उन चीजों का आंसर दे दो। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा और तुम्हारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे बातें सुनकर सौम्या काफी चिढ़ जाती है और अपने पैरों को झट से जमीन पर मारती है और अनिका की तरफ अपनी चेयर को घुमा देती है। अनिका कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं तुम्हारा। तुमने मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका भी नहीं दिया। अब सौम्या कहती है, सुना है तुम्हारे घर में भतीजा हुआ है, यानी कि आकाश को बेटा हुआ है। कुछ खिलाया भी नहीं तुमने। बड़े लोगों की छोटी सोच। फिर कहकर हंसने लगती है। फिर सौम्या कहती है, सबका डीएनए टेस्ट करा रही हो, क्या बात है। आकाश के बच्चे का भी करा लेती, कहीं वह आकाश का बच्चा ही न हो जिसके लिए तुम सभी इतने खुश हो रहे हो। यह बात कहने के बाद वह ठहाके लगाकर हंसने लगती है, जो कि उसके पैर भले ही बंधे थे लेकिन अपने पंजों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेती है। वो अनिका को यह दिखा रही थी कि अब भी हम तुमसे एक कदम आगे ही हैं। अनिका जो कि कब से अपने हाथों को क्रॉस करके विवेकानंद की पोज में खड़ी थी। फिर अनिका बोलती है, अपनी फालतू की बातें बंद करो। मैंने तुमसे कोई भी फालतू की बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। बस तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी तुमसे पूछने वाली हूँ और मुझे बस वही आंसर चाहिए जिसका मैं क्वेश्चन करूँगी। मुझे फालतू आंसर सुनने का कोई शौक नहीं है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है। अब अनिका कहती है। इतनी बात कहने के बाद उसके सामने आ जाती है और फिर सौम्या से कहती है, मुझे वही कहानी सुननी है जो तुम्हारी कहानी है। अब सौम्या कहती है, कौन सी कहानी अनिका? अनिका कहती है, जो कि तुमने उस दिन अधूरी छोड़ दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी वही कहानी पूरी सुनना चाहती हूँ। और सौम्या के चेहरे पर हल्की से स्माइल आ जाती है। वो कहती है, जो मैंने पहले तुम्हें बताई थी उसकी जानकारी में खुश रहना सीखो।
और मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी भागने पर मजबूर कर दूंगी। अगर मैं यहाँ से जीवित बच पाई तो इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे जिंदा बिल्कुल भी मत छोड़ना और मुझे यही कि यही तुम मौत के घाट उतार दो, ताकि आने वाले भविष्य में मैं तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत बनकर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे यही के यही खत्म कर दो। सौम्या अपनी यह बात कहने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है। अनिका जो कि कब से उसकी तरफ एकटक होकर देखे जा रही थी। 2 मिनट के मौन धारण के बाद सौम्या फिर अपना मुंह खोलती है और फिर कहती है, हाँ, एक बात और, तुम्हें पहले ही मैं वार्निंग दे दूं, अगर मैं यहाँ से जीवित बच गई तो तुम्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगी। वो अलग, उसके बाद तुम्हें, तेरे बच्चों को तो मैंने पहले ही दूर कर दिया है। अनिका की यह बात सुनकर उसके शरीर में एक झटका सा महसूस होता है, क्योंकि यह बात रोहित और अनिका के सिवाय कोई नहीं जानता था कि उसके बच्चे कहाँ गए हैं। लेकिन अनिका उसे कुछ नहीं कहती, बस उससे सुनने की कोशिश करती है कि वह आगे क्या बताने वाली है। अनिका ऐसे ही अपनी पोजीशन में खड़ी रहती है। सौम्या फिर आगे कहती है, ऐसे भूत बनकर क्या सुन रही हो, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। और बच्चे नहीं, मैं तुम्हें रोहित मारवा, जिसे तुम दिल से सबसे ज्यादा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे प्यार करती हो, मैं उससे भी तुम्हें दूर कर दूंगी। इतनी बात बोलने के बाद और सौम्या चुप हो जाती है और हंसने लग जाती है। उसके हंसने की गूंज इतनी भयानक थी कि वहाँ की रूह कांपने लग जाती है। उनकी दीवारें काफी गूंज रही थी जब सौम्या हंस रही थी। अनिका से बात कर रही थी तो तीनों, प्रीति, कौटिल्य और भूमिका, तीनों ही दरवाजे से अपने कान लगाकर सटकर खड़े हुए थे। वो अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी आवाज उनके भी आ रही थी, लेकिन जब उनकी भयानक हंसी सुनी तो वह भी दंग रह गए थे। एक सुंदर दिखने वाली एक लड़की, और ऊपर से इतनी ओल्ड है, और ऊपर से उसकी हंसी इतनी भयानक है। यह आज उन्होंने पहली बार देखा था और सुना भी था। अब अनिका उससे कहती है, मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। मौत तो एक छोटा सा घटनाक्रम होता है जो कुछ टाइम का ही होता है, लेकिन तड़प तड़प कर जीना तो एक भयानक होता है, मौत की बजाय। इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें जिंदगी भर जिंदा रखूंगी। जब तक तुम्हारी सांसें अपने आप चलेंगी, तुम्हें मेरी ही कैद में रहना होगा। और यही नहीं, तेरी माँ साहब को भी इस बात का पता चल चुका होगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर मेरे हाथ दमयंती भी लगती है तो मैं उसके साथ भी यही हाल करूंगी जो तुम्हारे साथ मैंने किया है। ये सोच कर रखा है। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, तुम्हारी माँ साहब का तो खेल ही खत्म हो चुका है, उसके पास रोने के लिए कंधा तक नहीं है, तुम्हें कैसे बचाएंगे यह तुमने कभी सोचा है? और ऊपर से तुम मुझे और मेरे परिवार को ठेस पहुंचाने की बात कर रही हो। तब इस बात पर सौम्या कहती है, माँ साहब जब तक जीवित है तब तक वो उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे तुम मार कर आई हो वो उसे बचा लेंगे, यह मुझे पता है। क्योंकि इतना कहने के बाद सौम्या चुप हो जाती है। अनिका उसकी बात को पूरी करते हुए कहती है, क्यों, किस लिए बचा लेंगे? क्योंकि उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारी लच्छो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। लेकिन सौम्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। अनिका को वो चुभने लग जाती है, लेकिन अनिका फिर से उससे क्वेश्चन करती है, दमयंती उसे कैसे बचा लेगी और क्यों बचा लेगी? लेकिन सौम्या थी कि ढीठ होकर चुप हो जाती है। अब वो उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता। अब अनिका उसके पास जाकर गर्दन से पकड़ लेती है। अनिका की पकड़ इतनी तेज थी कि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। अनिका समझ चुकी थी कि थोड़ी सी गिरफ्त अगर और टाइट हुई तो यह कभी भी परलोक सुधार सकती है। इसलिए उसे थोड़ा ढीला छोड़ देती है और फिर सीधा केबिन से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस। करण गुलेरिया बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें श्रेया के रूम के पास ही
रूम को खाली करवाकर आकाश का रूम बना दिया था और आकाश को वहां पर शिफ्ट करा दिया गया था ताकि दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि लंबे टाइम से दोनों अलग थे, एक दूसरे के दिल का हाल चाल जान सके। रात का टाइम, अब आकाश के रूम में श्रेया आती है। दोनों बातें करने लग जाते हैं क्योंकि श्रेया की आहट सुनकर आकाश पहले ही बैठ जाता है। आकाश पूछता है, तुमने खाना खा लिया? अब श्रेया कहती है, हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या तुमने मेडिसिन ले ली? आकाश सामने से हाँ कह देता है। फिर श्रेया के मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे वह सीधा आराम से आकाश से पूछती है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तुमने बताया नहीं अभी तक। तभी आकाश कहता है, जहाँ पर मुझे रखा गया था वह एक बंद गलियारा था, जहाँ पर रोशनी नाम मात्र के हिसाब से ही थी। बस देखने को ऊंचे ऊंचे दीवारें, मिट्टी रेत, बस यही था। वहाँ पर मुझे भी नहीं पता वह जगह कहाँ थी और कहाँ पर है। अब भी आगे पूछती है, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? अब आकाश उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख देता है और फिर कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। जो बीत गया है वो हमारा कल था और जो हमारे पास है वह हमारा आज है। मैं अतीत को सोचकर अपने पास्ट को खराब नहीं कर सकता। अब श्रेया आगे कुछ नहीं कह पाती। आकाश भी चुप हो जाता है, श्रेया भी चुप हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लग जाते हैं। अब आकाश कहता है, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, कभी भी उस टाइम के बारे में मुझसे मत पूछना, क्योंकि उस समय मुझे डरने पर मजबूर कर देता है। तो प्लीज कभी भी पुरानी बातों को नहीं उठाना। अब श्रेया अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी आकाश के फीलिंग्स को समझ पा रही थी। वो चुप हो जाती है, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ टाइम के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं। उन्हें समय का कुछ नहीं पता रहता। उनके अकॉर्डिंग समय उसके साथ ही रुक चुका था। वह अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते थे। दूसरी तरफ करण गुलेरिया को आज नींद नहीं आ रही थी। वह आज काफी बेचैन लग रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तभी वह अपनी अलमारी में से एक पुरानी फोटो निकालते हैं। यह एक एल्बम टाइप की थी। वह उसे खोलता है और उसमें स्वाति मल्होत्रा और उसके करण गुलेरिया के साथ में कुछ यादों वाली पिक्चर थी। उन्हें देखने लग जाता है। फिर एक दूसरे पेज पर स्वाति मल्होत्रा की फोटो थी। अब उसको देखकर उसे अनिका की भी याद आने लग जाती है। फिर करण स्वाति के चेहरे पर अपने हाथ फेरता है और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वाति उसके सामने खड़ी हो और उसे छू पा रहा है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह स्वाति से पूछने लग जाता है। तभी उसके फोन पर एक रिंग बजती है। अब वह अपने ध्यान से टूटता है और जल्दी से फोन को देखने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह और कोई नहीं बल्कि नंदिनी की कॉल थी। नंदिनी ने इस टाइम पर कॉल इसलिए किया था। यह देखकर करण गुलेरिया काफी शॉक रह जाता है। फिर नंदिनी को कॉल बैक करता है तो नंदिनी कहती है, पापा बात दरअसल ऐसी है, श्रेया दीदी आकाश से मिलने के लिए उसके रूम में गई है और बच्चा रो रहा है, तो मुझसे चुप नहीं हो रहा है। आप कुछ टाइम लेकर बाहर आ जाइए, शायद आपसे चुप हो जाए। अब करण गुलेरिया जल्दी से नीचे की तरफ आ जाते हैं। बच्चों को लेने के लिए नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन वह देख पा रहे थे कि श्रेया वापस अपने रूम में आ चुकी थी। इसलिए करण गुलेरिया वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और वापस अपनी वही एल्बम लेकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को सोचने लग जाते हैं कि कॉलेज में कितना टाइम मैंने स्वाति के साथ बिताया। वह यह सब सोचने लग जाते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है शायद खुद उन्हें भी नहीं पता चलता।